सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ कहीं से आ रही थी। वो दोनों डंकटन शेल्टर में पनाह लेने आए, लेकिन शेल्टर का मालिक उन्हें अंदर लेने से मना कर देता है, कहकर कि उसके पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी ले रखी है। तभी वो औरत उस हरामखोर को एक चांदी का सिक्का रिश्वत में देती है, जो इस लालची कुत्ते के लिए काफी ज्यादा होता है, और सिक्का देखकर वो उन्हें अंदर जाने देता है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो उन्हें वो कमरा दिखाता है जहां उन्हें रहना है। रात काफी गहरी हो चुकी होती है तो वो कहता है कि शेल्टर के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कल समझा देगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। औरत का नाम हेलेन है। वो बच्चे को बिस्तर पर बैठने में मदद करती है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बेचारे बच्चे को देखकर उसका दिल भर आता है, जो इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ झेल रहा है। वो छोटा बच्चा पूछता है कि मेरी माँ और पापा कहाँ हैं, लेकिन लगता है उन दोनों के साथ कुछ बुरा हो चुका है। और हेलेन इतनी डरी हुई होती है कि सच बोल नहीं पाती, तो वो उसे एक झूठी तसल्ली देती है कि वो अपने पेरेंट्स से जल्द ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सुबह सब ठीक होगा। वो मासूम बच्चा सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। तभी हेलेन को जोर से खांसी आने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी मौत का समय आ गया है। हर बार खांसने के साथ उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उस छोटे बच्चे को एक आखिरी अलविदा कहके हेलेन वहीं मर जाती है। बच्चा उठता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर खून से भरे चादर पर पड़ती है और देखता है कि हेलेन अब जिंदा नहीं रही। बाद में शेल्टर का मैनेजर अपनी रखेल के साथ आता है। वो दोनों ये देखकर इरिटेट होते हैं कि ये बुढ़िया उनके शेल्टर में मर गई। रखेल देखती है कि इस बच्चे के बाल भी उस औरत जैसे हैं जो काफी समय से उनके शेल्टर में रह रही है। उस औरत का नाम पॉलिन है। तभी अचानक पॉलिन भी वहां आ जाती है और जैसा उस रखेल ने सोचा था वो उस बच्चे जैसी ही दिख रही होती है। रखेल तुरंत फैसला करती है कि अब से बच्चा पॉलिन के साथ रहेगा। सेंट एडमम चैरिटी शो के बाद से पॉलिन और बच्चा सड़क पर भीख मांगकर पैसे लाते हैं। अब बात करें डंकटन शेल्टर की, तो टेक्निकली ये चैरिटीज और सरकारी पैसे से चल रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां बेघर लोगों को शेल्टर मिलता है, लेकिन असल में ये एक बड़ी ही घटिया जगह है जहां बच्चों का गलत फायदा उठाया जाता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फीस सरकार बच्चों के लिए देती है वो इस शेल्टर का मालिक अपनी जेब में डाल लेता है। पॉलिन अपना नाम बताती है और बच्चे से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोलता। उसका दिमाग अभी भी हेलेन के बारे में सोच रहा होता है। पॉलिन उसके चेहरे पर छुपी उदासी समझ जाती है और उसके पास बैठ जाती है। पॉलिन उसे झटका देकर हिलाती है जैसे वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हो। वो ये नहीं जानती कि उस बच्चे के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन जो भी था वो सब अब पास्ट में रह गया है। अगर उसे जीना है तो हिम्मत से काम लेना होगा। अगर दिल से खुश रहने की कोशिश करेगा तो खुशी अपने आप रास्ते ढूंढकर उसके पास आ जाएगी। वो अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि उसे जिंदगी सुधारने की कम से कम एक कोशिश करनी चाहिए। बच्चा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और बस उसी पल से उसकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो जाता है। उस दिन से वो पॉलिन का बेटा बन जाता है। वो ऐसा एक्ट करता है जैसे उसका बेटा है और दोनों साथ मिलकर सड़कों पर भीख मांगते हैं। शुरुआत में उनका माँ बेटा का रिश्ता सिर्फ काम के लिए होता है। वो लोगों के सामने माँ बेटा बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन पॉलिन हमेशा उसका ख्याल रखती है जैसे वो उसका असली बेटा हो। वो उसे बदमाश बच्चों और सड़क पर चलते लोगों से बचाती है। वो उसे इतना प्यार देती है और इतनी केयर करती है कि उस बच्चे को कभी अकेलापन फील नहीं होता, एक बार भी नहीं। और बस ऐसे ही 5 साल हवा की तरह बीत जाते हैं। अब वो बच्चा 8 साल का हो चुका है। वैसे उसका नाम रोन है। एक शाम दोनों साथ बैठकर अपनी पास्ट की मेहनत को याद करते हैं और एक दूसरे के दिए हुए साथ की कदर करते हैं। दरअसल उसी दिन सुबह रोवन को एक अफवाह सुनने को मिली थी कि पॉलिन जल्द ही यहाँ से जाने वाली है, तो उसने सोचा कि उसे पॉलिन से बात करनी चाहिए। पॉलिन उसे यहाँ से जाने की असल वजह बताती है। दरअसल उसे एक नोबल के घर में नौकरानी बनने का ऑफर मिला है, लेकिन वो इस बात से ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगती। रोवन दिल से उसके लिए खुश होता है और उसे पूरा यकीन है कि पॉलिन एक अच्छी नौकरानी बनेगी। पॉलिन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, वैसे भी उसके पास ऑलरेडी काफी सारे काम हैं, उसे उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रोन दिल से उन पूरे 5 सालों के लिए काफी थैंकफुल है जो पॉलिन ने उसके साथ बिताए हैं। जब हेलेन उसे छोड़कर चली गई तो पॉलिन उसका सहारा बनी। जब शेल्टर के बच्चे उसे तंग करते थे तब भी वो उसे बचाती थी, और जब कोई लड़ाई करता था तो पॉलिन ही थी जो हर वक्त उसके साथ खड़ी रहती थी। रोवन के आंसू उसके जाने से पहले ही टपकने लगते हैं। वो पॉलिन के लिए खुश तो होना चाहता है, लेकिन उसके जाने का ख्याल रोन को अंदर से तोड़ रहा होता है। पहले उसके माँ बाप उसे छोड़ गए, फिर हेलेन, और अब पॉलिन भी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई उसे छोड़कर चला जाता है और दोबारा अकेला रह जाने का डर उसे खा जाता है। पॉलिन तुरंत उसे इन ख्यालों से बाहर निकालती है। वो उसे याद दिलाती है कि अगर कोई फिजिकली उसके पास ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेला है, और वो तभी अकेला फील करता है जब उसका दिल खाली होता है। अगर वो उन लोगों की यादों को संभाल कर रखे तो उसे पता चलेगा कि उन्होंने उसे कितना प्यार किया है। इसलिए जब भी उसे अकेलापन फील हो तो वो बस अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल को महसूस करें, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ होगी, यहीं उसके पास। दिन ढल जाता है और सूरज डूब जाता है और एक और रात आ जाती है और रोवन जंगल के बीच खड़ा होता है।
वो पॉलिन के आखिरी बातें याद करता है। वो खुद को अकेला फील कर रहा होता है तो वो आंखें बंद करता है, फिर अपना हाथ अपने सीने पर रखता है और अपने दिल से उन लोगों को याद करने की कोशिश करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं। और जैसे ही वो करता है उसके आसपास माना एनर्जी बनने लगती है। आंखें बंद होने के बाद भी उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके सामने है। सिर्फ दुनिया नहीं, उसे लगता है कि उसके माँ बाप हेलेन और पॉलिन भी यहीं है। हर वो इंसान जो उसके दिल के पास है अब उसे वो और भी पास लगता है। पॉलिन के जाने के बाद अब कई साल बीत चुके हैं और इतने सालों में पॉलिन ने एक बार भी रोवन से कांटेक्ट नहीं किया है। रोवन सोचता है कि पॉलिन शायद अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट कर रही होगी, तो अभी के लिए तो वो सिर्फ उसके लिए दुआ ही कर सकता है। तब तक वो अकेला ही भीख मांगता है, बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह। डायरेक्टर ने उसे जोन 1 में भेजा है जो सबसे ज्यादा कमाई वाला एरिया है, और क्योंकि रोवन हमेशा अच्छा कमा के लाता है इसलिए उसे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में काफी अच्छा ट्रीट किया जाता है। और फिर एक बंदा ऐसा भी है जो रोवन से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। उसका नाम ब्लक है। वो जोन 1 का सुपरवाइजर है। जब से उसने रोन की दुख भरी कहानी सुनी है तब से वो उससे बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। असल में ब्लक ही वही बंदा था जिसने रोन को बताया कि उसे आंखें बंद करते ही जो लाइट दिखती है वो एक्चुअली माना है। ब्लक इतना हेल्पफुल और स्वीट है कि रोवन के पास उसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। ब्लक के अंदर भी लाइट क्लस्टर्स होते हैं और वो एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन भी है जो माना का यूज करता है। क्योंकि रोवन भी अब माना देख सकता है तो वो नोटिस करता है कि ब्लैक का माना थोड़ा सा डल है लेकिन सही से ग्लो करता है। चलो थोड़ा देखते हैं कि इस दुनिया में माना कैसे काम करता है। असल में माना इस दुनिया का कोर एलिमेंट है। लोग हर वक्त सांस के थ्रू बिना सोचे समझे माना को अब्सॉर्ब करते हैं और यही दुनिया के माना फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन इन सब लोगों में से कुछ लोग ब्लक जैसे भी हैं जो माना कल्टीवेशन जैसे स्पेशल ट्रेनिंग मेथड्स को यूज करके माना को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक ने खास तौर पर रोन को माना कल्टीवेशन से दूर रहने का कहा है। वो कहता है कि जब तक उसके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो उसे माना कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने गलत तरीके से माना कल्टीवेशन किया तो इसमें उसकी मौत भी हो सकती है। तभी कुछ लोग उसके टिन में सिक्के डालते हैं। रोवन हर बार एक भिखारी की तरह उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी कुछ गुजरती हुई औरतें रोवन को देखकर कहती हैं कि वो कितना क्यूट है। उसकी स्माइल और इनोसेंट लुक देखकर उन्हें उस पर प्यार आता है। दूसरी तरफ रोवन अपने ही दिमाग में खोया होता है और माना के इस गेम में लेवल अप करने के तरीके सोच रहा होता है। सबसे पहले तो वो रियल ऑब्जेक्ट्स और माना दोनों को एक साथ देखने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। इस छोटी सी जीत पर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। पहले ये काफी मुश्किल था लेकिन अब वो इसमें एक्सपर्ट हो गया है। हाँ, लेकिन इस जीत के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, क्योंकि फिजिकल और माना ऑब्जेक्ट्स को एक साथ देखकर अभी भी उसे थोड़ा डिजी फील होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। ब्लक अचानक से आ जाता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि रोवन ने ऑलरेडी इतना पैसा जमा कर लिया है। रोवन उसे हमले तरीके से कहता है कि सब लोग दिल के कितने अच्छे हैं, इसलिए तो उसे इतना सब मिल गया है। लेकिन ब्लक उसे वार्न करता है कि उसे अपने आसपास संभल कर रहना होगा, क्योंकि उसकी इस सक्सेस से कुछ लोग जल भी सकते हैं। इसलिए अगर उसे कुछ अजीब दिखे या फील हो तो वो तुरंत ब्लैक को रिपोर्ट करे। इतना कहकर ब्लैक जाने लगता है और जाते जाते हाथ हिलाकर बाय कह देता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे रोवन को अभी से कुछ अजीब फील हो रहा है, लेकिन वो ब्लैक को बताना नहीं चाहता। कुछ लोग भीड़ में ऐसे दिख रहे होते हैं जिनके पास स्ट्रांग और चमकदार माना होती है, बिल्कुल ब्लैक जैसी। माना उनके पेट के अंदर इकट्ठी होती है। यही बात उन्हें और लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि उनका माना और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा था। जो चीज रोवन को और ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि कल ये लोग उसे देख रहे थे, फिर वो एकदम से बिल्डिंग्स के ऊपर से जंप करके गायब हो गए। अजीब बात यह है कि वो लोग खतरनाक नहीं लग रहे थे, लेकिन रोवन नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता चले कि वो माना देख सकता है। ये उसका अपना सीक्रेट है। तभी एक आदमी उसके स्क्रैप बिन में एक और कॉइन डालता है। रोवन नोटिस करता है कि वो बिन ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो वो बेस कैंप जाने का सोचता है ताकि वो बिन रिप्लेस करवा सके। लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है उसे शैडोज में कुछ लोग छुपे दिखाई देते हैं और उन लोगों में वैसा ही स्ट्रांग माना है जो उसने कल देखा था। रोवन को लगता है ये वही लोग हैं और इस बार एक नहीं बल्कि काफी सारे लोग हैं जो बिल्कुल पास से उसका पीछा कर रहे होते हैं। रोवन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग उससे क्या चाहते हैं, लेकिन इस बार उसे कुछ ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि पहली बार ये लोग उसका इतने करीब से पीछा कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक तो उसके बिल्कुल पीछे है और दूसरा उसके साइड में चल रहा है। अब उसे बस किसी तरीके से जल्दी से बेस कैंप तक पहुंचना है। उसकी टेंशन इतनी बढ़ने लगती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अजीब लोग उसके और पास आ रहे होते हैं। और तभी आखिर एक वो मोमेंट आता है जब रोवन सोचता है कि बस अब तो वो गया, लेकिन तभी उसे सुकून की सांस आती है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज ब्लैक की होती है, जो फुल स्पीड में उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है जैसे कोई सुपर हीरो हो। वो लिटरली फ्लैश की स्पीड में आ रहा होता है और जब वो रोवन तक पहुंचता है तो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और एक ही बड़ी जंप करके एक बिल्डिंग की छत पर लैंड कर जाता है। लेकिन वो शेडी लोग फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो भी उसके पीछे आ गए होते हैं। ये देखकर ब्लैक और तेज भागने लगता है और रोवन को जोर से पकड़ने का कहता है, क्योंकि अगर एक भी पैसा उस बॉक्स से गिर गया तो उन्हें आज रात खाली पेट सोना पड़ेगा।
लेकिन रोवन का दिमाग किसी और ही दुनिया में खोया होता है, जिसे देखकर ब्लैक भी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि इसे क्या हो गया है। जब फाइनली वो दोनों शेल्टर पहुंचते हैं तो ब्लैक उसे नीचे जमीन पर उतारता है, लेकिन रोवन तब भी बिल्कुल शांत होता है, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। ब्लैक सोचता है कि शायद इतना ज्यादा डर की वजह से वो सख्त में चला गया है, तो ब्लैक उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि अब सब ठीक हो चुका है और उसे अंदर जाने का कहता है। जैसे ही वो फाइनली अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो इतना शांत डर की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस किया था। जब वो दोनों भाग रहे थे तो रोवन ने देखा कि जब कोई मूव करता है तो माना बॉडी के अंदर कैसे फ्लो करता है। उसने ये भी नोटिस किया कि जब किसी बॉडी पार्ट से काम किया जाता है या उससे फोर्स अप्लाई की जाती है तो बहुत सारा माना कैसे वाइब्रेट करता है। उसका फोकस इनसेन लेवल का हो चुका था, इतना ज्यादा कि वो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाया था कि छत से जंप मारने के लिए माना कितनी दफा वाइब्रेट करता है। ये सोचकर वो डिसाइड करता है कि उसे एक बार ट्राई करके ये सब कंफर्म करना चाहिए कि उसने जो सब समझा वो सच है या नहीं। वो माना अपनी सांसों के थ्रू अंदर खींचता है और फिर उसे बॉडी में सर्कुलेट करता है और फिर उसे इकट्ठा करता है और यूज करने के लिए रेडी कर लेता है। ऐसा लगता है कि रोवन फाइनली समझ गया है कि अपना माना सही से कैसे यूज करना है और अब इससे अगला स्टेप उसे एक्चुअली टेस्ट करना है कि ये सब काम करता है या नहीं। तभी बाकी बच्चे जो अपने अपने स्टेशंस पर थे जल्दी से शेल्टर में वापस आने लगते हैं। किसी को भी नहीं पता कि सबको अचानक वापस क्यों बुलाया जा रहा है। तभी उनका सीनियर आता है। उसे पता है कि सबके सब ये जानने के लिए तड़प रहे हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन वो सबको आराम से कहता है कि कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं और उन्हें रिलैक्स करने का कहता है। वो कहता है कि हर जोन का लीडर जब अपनी इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लेगा तब सबको वापस अपने काम पर भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए कोई नहीं जानता कि इस सब में कितनी देर लगेगी। तो सबको चुपचाप अपने कमरों में रहने को बोला गया है सिवाय रोवन के, क्योंकि उसे अपनी चीजें पैक करने को कहा जाता है क्योंकि उसकी जगह शिफ्ट होने वाली है। थोड़ी देर बाद रोवन चुपचाप सीनियर के पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद उसे साइड में रुकने को कहा जाता है और सीनियर एक बड़े आदमी से बात करने लगता है। रोवन सोचता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो सीनियर से काफी दूर होता है, इसलिए वो उनकी बातें सुन नहीं पाता। तो वो अपनी माना सर्कुलेट करने लगता है और अपनी माना का सारा फोकस अपने कानों पर डाल देता है और फिर उसे एकदम से सब कुछ क्लियरली सुनाई देने लगता है। इतने दूर होने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये लोग रोवन के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो लोग उसे डॉर्मेट्री विंग से निकालकर मेन बिल्डिंग में शिफ्ट करने की बात कर रहे होते हैं। ये टॉप सीक्रेट ऑर्डर है और सीनियर को भी इस बारे में नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, तो वो सोचता है कि शायद डायरेक्टर को ये बच्चा पसंद आ गया है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि रोवन काफी स्मार्ट और हैंडसम है और जोन 1 में जो कुछ हुआ उसके बाद उसे सेफ रखना भी जरूरी है। शायद जो शेडी लोग उसका पीछा कर रहे थे वो यूनियन के बंदे हैं। अभी तक रोवन को यूनियन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन होपफुली जल्दी पता चल जाएगा। रोवन समझ जाता है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे यहाँ उन्हीं के बारे में बात हो रही है। फिर वो बड़ा आदमी उसे बुलाता है और हाथ से सिग्नल करके उसे फॉलो करने का कहता है और फिर वो दोनों मेन बिल्डिंग से गुजरते हैं और एक रिसेप्शनिस्ट लेडी से मिलते हैं जिसका नाम एमी है। वो बड़ा बंदा चाहता है कि रोवन उससे मिलकर हेलो बोले क्योंकि अब से वही उसकी जिम्मेदारी ले रही है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद बड़ा आदमी चला जाता है और अब दोनों के बीच अजीब साइलेंस हो जाता है। एमी उस साइलेंस को तोड़ती है और रोवन से उसकी एज पूछती है, तो रोवन सीधा जवाब देता है कि वो 10 साल का है। वो ये भी बताता है कि उसे ना पढ़ना आता है ना लिखना, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं था। एमी को लगा ही था कि वो अनपढ़ होगा क्योंकि वो डोम्स से है, इसलिए वो कल से उसे सब कुछ सिखाएगी, पढ़ना लिखना और बाकी सब कुछ भी। तो अब से वो उसे टीचर बुला सकता है और अगर वो उससे कैजुअली बात करना चाहता हो तो डीडी भी कह सकता है। अब जब वो ध्यान से उसका चेहरा देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि रोवन तो काफी गुड लुकिंग है। ये हैरानी की बात है क्योंकि डोम्स में इतने खूबसूरत लोग नहीं पाए जाते। रोवन क्यूरियस होकर पूछता है कि उसे पढ़ने लिखने के बारे में सीखने की जरूरत क्यों है। एमी ये सुनकर इरिटेट हो जाती है क्योंकि रोवन को तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया है। वो उसे समझाती है कि उसे ये सब सिखाकर रीडिंग इवेंट में भेजना चाहती है। रीडिंग इवेंट का मतलब में कोई बंदा किसी स्पेशल ओकेजन पर एक बुक को सबके सामने जोर से पढ़कर सुनाता है। कभी कभी ये काम ऑथर्स करते हैं या कोई नोबल होस्ट करता है या कभी ये हाई सोसाइटी वाले इवेंट्स का पार्ट होता है। और अच्छे से रीडिंग करना अपर क्लास में काफी बड़ी बात मानी जाती है। और इस बार रोवन को शेल्टर के स्पॉन्सर्स के सामने परफॉर्म करना है। अगर उसने अच्छे से रीड किया तो हो सकता है वो स्पेशल रीडिंग के लिए सिलेक्ट हो जाए। वो बताती है कि जो बच्चे अच्छे से रीडिंग करते हैं उन्हें अडॉप्ट किया जाता है। अडॉप्शन के लिए सिलेक्ट होने के लिए बच्चों को स्पॉन्सर के सामने प्राइवेट रीडिंग करनी होती है। लेकिन रोवन जैसे बच्चे के लिए ये सब काफी टफ होने वाला है क्योंकि उसे एक शब्द भी पढ़ना नहीं आता। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी रोवन का फेस बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना ही वो कंफ्यूज्ड होता है ना तंग होता है, जिसे देखकर एमी थोड़ा क्यूरियस हो जाती है कि ये बंदा क्या चीज है। वो बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। फिर वो रोवन को अपने साथ आने के लिए कहती है। वो उसे उसका नया रूम दिखाती है और बाकी बच्चों से मिलवाती है जो वहां रहते हैं। फिर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रोवन अपने सामान को अपने पर्सनल क्लोजेट में रखने लगता है।
ये उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस है क्योंकि उसे डोम्स में कभी ये सब नहीं मिला। तभी एक लड़का उसके पास आता है, उसे ऐसे हैरानी से देखता है जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा कि रोवन सच में डोमेट्री विंग से आया है। जितना वो शॉक में लगता है उतना ही वो क्यूरियस भी है। वो कहता है कि वो पहली बार किसी डोम के बच्चे से मिल रहा है और उससे फ्रेंडली होते हुए वो अपना नाम थियो बताता है। वो उसे बाकी सबके बारे में बताता है और कहता है कि वो जो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की है उसका नाम नोआ है, बीच में जो बंदा है वो हेडन है और जो लेफ्ट साइड पर थोड़ी शर्मीली सी लड़की है उसका नाम लिली है। थियो फिर बताता है कि यहाँ की जिंदगी काफी अच्छी है, यहाँ कोई उसे बुली नहीं करेगा और उसे भीख मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। जो बच्चे रीडिंग इवेंट्स में पार्ट लेते हैं वो लाइब्रेरी में हेल्प करते हैं, इसके अलावा रिसेप्शन हॉल में काम करते हैं और गेस्ट्स का ध्यान रखते हैं। इस रूम के बच्चे स्पेसिफिकली लाइब्रेरी मैनेज करते हैं, वो बुक्स अरेंज करते हैं और डेली का काम संभालते हैं। रोवन नए मेंबर के रूप में उनका मेंबर बनता है तो सब उसका दिल से वेलकम करते हैं और ये देखकर खुश होते हैं कि वो उनके साथ है। रात काफी गहरी होती जाती है और रोवन अपने बेड पर लेटे हुए सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है और वो है बुक्स। उसके लिए बुक्स पूरी दुनिया का ज्ञान छुपाए रखती है। पॉलिन हमेशा कहती थी कि बुक्स एक टैलेंटेड बच्चे के लिए बेस्ट गिफ्ट होती है और रोवन तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड है। बस उसकी याद आते ही रोवन का दिल खुशी से भर जाता है। अगले दिन जोन 1 शुरू हो जाता है। रोवन एक बुक रीडिंग रिहर्सल कंप्लीट करता है। एमी उसे कहती है कि उसने आज जो बुक्स पढ़ी हैं वो उन्हें निकाल कर दिखाए। ये सुनते ही वो एक मोटा स्टक टेबल पर रख देता है और एमी उन सब के नाम नोट करने लगती है। जब वो सब चेक कर लेती है तो एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करती है। पता चलता है कि रोवन अब तक मोस्टली फेरी टेल्स पढ़ रहा था, तो अब एमी चाहती है कि वो जोन 2 के नॉवेल्स पढ़े। रोवन काफी हार्ड वर्क कर रहा था, उसे मोटिवेट करने के लिए वो उसे फुल मार्क्स देती है और साथ ही उसकी तारीफ भी करते हुए कहती है कि वो कमाल का काम कर रहा है। रोवन ये देखकर खुश होता है कि अब उसे जोन 2 की बुक्स पढ़ने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जोन 2 में वही बुक्स होती हैं जो बड़े लोग पढ़ते हैं या फिर बड़े लोगों से इकट्ठी की गई होती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि वो थोड़ा और पढ़ के ही डोम वापस आएगा और एमी उसे परमिशन दे देती है। रोवन को ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में है, उसके हर तरफ बुक्स ही बुक्स हैं और वो जो भी बुक उठाता है तो वो बुक तुरंत पढ़ने का मन करता है। तभी एक स्पेशल बुक उसका ध्यान खींच लेती है। उसका टाइटल द बर्थ ऑफ ग्राफ्ट इन किंगडम एंड द यूनियन होता है। यूनियन का नाम सुनते ही रोवन का दिमाग अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है ये नाम उसे पहले भी सुनने को मिला है। बुक खोलते ही सबसे पहले पेज पर एक मैप होता है। ये उस कॉन्टिनेंट का मैप है जहां रोन अब तक जीता रहा है। उस बुक में बताया जाता है कि एक प्रिंसिपल स्टेट जिसका नाम ग्राफ्टन है उसने एक लंबी जंग जीती थी और उसके बाद पूरा सिस्टम चेंज हो गया था। पूरा कॉन्टिनेंट एक किंगडम और 6 ऑटोनॉमस प्रिंसिपैलिटीज में दुनिया डिवाइड हो गया था। इसके बाद फ्यूचर वॉर्स को रोकने के लिए और रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए किंग ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम यूनियन रखा। ये यूनियन पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 200 से ज्यादा सालों से चल रही है। यूनियन के मेंबर्स जनरली अच्छे और नोबल लोग होते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो रोवन समझ नहीं पाता कि ब्लैक उन्हें देखकर भाग क्यों गया। शायद यूनियन बेगर्स के खिलाफ है और शायद ब्लैक पनिशमेंट से डर गया था, लेकिन ब्लैक तो लोकल सुपरवाइजर्स के साथ काफी ठीक रहता है। ये सोचकर रोवन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचता है कि शायद शेल्टर और यूनियन के बीच रिलेशंस फ्रेंडली नहीं है और शायद इसी वजह से शेल्टर ने उस दिन के इंसिडेंट को सीक्रेट बनाकर रखा है जब यूनियन के बंदों ने रोवन का पीछा किया था। रोवन को लगता है कि दाल में कुछ तो काला है और इस बात को सोच के भी रोवन का दिल घबरा जाता है की तरह निकल जाते हैं। रोवन लाइब्रेरी को साफ करने में बिजी होता है। वो अपना माना यूज करता है ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। अभी भी वो माना को यूज करके सही से मूव करना नहीं सीख पाया, लेकिन अब थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है। जब वो सड़क पर भीख मांगता था तब वो बस शांत बैठकर माना अंदर खींचता रहता था, लेकिन अब चीजें अलग हैं। अब उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि चलते चलते या बुक पढ़ते हुए भी माना सर्कुलेट कर सकता है, लेकिन अभी तक माना प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। वो जब भी कोशिश करता है तो हमेशा माना बिखर जाता है और जमा नहीं होता। ये देखकर उसे फ्रस्ट्रेशन होती है, पर रोवन को एक बात पता है कि अगर वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएगा। एक दिन सभी बच्चों को मेन हॉलवे में बुलाया जाता है। वहां उनके सामने वाइस डायरेक्टर और एमी खड़े होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वाइस डायरेक्टर उन बच्चों के नाम लेना शुरू करती है जो आने वाले रीडिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सब देखते हैं थियो, लिलियन और नोवा सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है रोवन की तो वाइस डायरेक्टर थोड़ा रुक जाती है। वो नहीं चाहती कि रोवन इस बार इवेंट में हो क्योंकि उसने अभी सिर्फ फेरी टेल्स पढ़ना कंप्लीट किया है, लेकिन एक बात तो वो भी मानती है कि रोवन कमाल का लगता है। सिर्फ उसके वहां होने से ही इवेंट को 4 चांद लग जाएंगे। डायरेक्टर उसे इस बार पार्टिसिपेट नहीं करने दे सकती, लेकिन उसे इवेंट ऑब्जर्व करने का कहा जाता है ताकि वो वहां का एनवायरनमेंट फील कर सके। रोवन जैसे तमीजदार बच्चे का स्टाइल ही अलग होता है। ये सब सुनकर वो दिल से उनका शुक्रिया कहता है। जब सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एमी आगे आकर सिलेक्टेड किड्स को गाइड करती है और उन सबको अच्छे कपड़े पहनकर रिसेप्शन हॉल में आने का कहती है। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते वो अंदर ही अंदर जेल्स होने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने रोवन को इवेंट के लिए क्यों सिलेक्ट किया है, जबकि उसने तो अभी फेरी टेल्स ही खत्म की है।
थोड़ी देर में रोवन नए कपड़ों में सामने आता है। वो काफी क्यूट और डिसेंट लग रहा होता है, बिल्कुल एक चार्मिंग प्रिंस की तरह। थियो उसकी तारीफ करता है और रोवन भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी तारीफ कर देता है। एमी उसे उसकी सीट तक ले जाती है। जब सब अपनी जगह सेटल हो जाते हैं तो दरवाजे पे एक नॉक होता है। वो सब देखते हैं कि गेस्ट्स आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में सब इंपॉर्टेंट लोग अंदर आ जाते हैं। उनमें एक लेडी होती है जो रोवन को पहले भी देख चुकी होती है। उसने रोवन को तब देखा था जब वो सड़क पर पैसे मांग रहा था। उस वक्त तो वो रोवन देखकर उस पर फिदा हो गई थी। वो इस प्यारे बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। रोवन को भी वो याद आ जाती है और वो तुरंत उस दिन के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है जब उसने उसे पैसे दिए थे। लेडी का नाम कैरोलाइन है और वो रोवन की सच में फैन बन गई है। वो इतनी बड़ी फैन बन गई है कि वो वाइस डायरेक्टर को भी बता देती है कि उसने इस बच्चे को ब्रिज क्रॉसिंग पर लास्ट विंटर भीख मांगते हुए देखा था। वो कहती है कि वो तब भी हैंडसम था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा ग्लो कर रहा है। कैरोलाइन की खुशी और बढ़ जाती है जब वाइस डायरेक्टर प्राउडली बताती है कि अब ये पढ़ना भी सीख गया है। ये सुनकर कैरोलाइन और भी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो तो आज रोवन को रीडिंग करते हुए सुनना चाहती है, लेकिन वाइस डायरेक्टर कहती है कि आज तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करने आया है। ये सुनकर कैरोलाइन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, लेकिन उसकी ये हालत देखकर वाइस डायरेक्टर डिसाइड करती है कि रोवन को लास्ट चैप्टर पढ़ने का चांस दिया जाए एक टेस्ट के तौर पर। थोड़ी देर बाद ही सब गेस्ट एकदम हिल जाते हैं। रोवन की गुनगुनाती और सुरीली आवाज सुनकर सबके सब दंग रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज सबको हिप्नोटाइज कर रही हो। उस हॉल की हवा में एक प्यार और गर्म एहसास भर जाता है और लेडीज अंदर से लिटरली पागल हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके इमोशंस फटकर बाहर आ जाएंगे। रोवन की आवाज में जो इमोशंस हैं वो काफी इंटेंस होते जा रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर गेस्ट्स हल्की सी सांस भरते हैं। उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। माहौल में सस्पेंस और फील इतना ज्यादा होता है कि कुछ लेडीज अपने लोअर लिप्स काट लेती हैं और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जैसे ही रोवन रीडिंग कंप्लीट करता है, लेडीज उस पर कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश कर देती है और हर स्वीट वर्ड जो वो सोच सकती है उसे कह देती है। रोवन इतनी तारीफ सुनकर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, बल्कि वो सारा क्रेडिट वाइस डायरेक्टर को देता है, जिन्होंने उसका टैलेंट समझा और उसे ये चांस दिया। कैरोलाइन कहती है कि वो कल भी उसे पढ़ते हुए सुनना चाहती है। वाइस डायरेक्टर उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। थोड़ी देर बाद रोवन लाइब्रेरी में होता है और शेल्फ से बुक्स निकाल रहा होता है। इस बार वो ऐसी बुक्स पढ़ना चाह रहा होता है जो उसकी मैना कंट्रोल और बॉडी के मूवमेंट के बीच एक अच्छा फ्लो क्रिएट कर सके। वो एक अच्छी सी बुक उठाता है। तभी ब्लैक चुपके से आता है और देखता है कि रोवन के हाथ में जो बुक है वो प्लेजर्स ऑफ लाइफ के बारे में है, स्पेशली रोमांस के बारे में। रोवन एकदम घूमता है और प्रिटेंड करता है जैसे वो ब्लैक को देखकर डर गया हो, पर सच तो ये है कि उसे पहले ही पता था कि कौन आ रहा है। ब्लैक वहां रोवन को अप्रिशिएट करने आया है क्योंकि उसने रीडिंग इवेंट में कमाल कर दिया था। ब्लैक को इस बात का अफसोस है कि वो उसे लाइव सुन नहीं पाया, इसलिए लाइब्रेरी में आया था कि शायद कोई चांस मिल जाए। रोवन कहता है कि वो समझ सकता है, उसे पता है ब्लैक के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रोवन उससे पूछता है कि कोई नई अपडेट मिली है, तो ब्लैक बताता है कि यूनियन के जो लोग पहले रोवन का पीछा कर रहे थे वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो ब्लैक एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलकर उनसे निपटने की प्लानिंग कर रहा है। रोवन को इस बात का पूरा भरोसा है कि ब्लैक अगर इस काम को हैंडल करेगा तो यूनियन वाले जरूर मार खाएंगे। ये सुनकर ब्लैक और कॉन्फिडेंट हो जाता है। तभी वो कहता है कि वो कल रीडिंग इवेंट में आना चाहता है, पर लगता है कि उसे स्किप करना होगा। यूनियन के खिलाफ लड़ते हुए ब्लैक एक अच्छा इंसान लगता है, लेकिन असल में वो सबकी नजर में विलेन बन जाएगा, क्योंकि यूनियन दुनिया में पीस और ऑर्डर मेंटेन करता है। लेकिन क्योंकि ब्लैक रोवन के लिए ये सब कर रहा है तो रोवन उसे अपना हीरो मानता है। बातें चलती रहती हैं और रोवन ब्लैक को कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो और भी इवेंट्स में रीड करके सुनाएगा तो ब्लैक को सुनने का और चांस मिल जाएगा। रोवन को ब्लैक की सेफ्टी को लेकर काफी परेशानी होती है, तो वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और उसकी तरफ से यूनियन वालों को अच्छा सबक सिखाने का कहता है। ब्लैक भी रोवन को गुड लक विश करता है। फिर ब्लैक उस बुक की तरफ इशारा करता है जो रोवन के हाथ में होती है। वो कहता है कि जब वो रीडिंग सेशन से फ्री हो जाए तो इसे जरूर पढ़े। इतना कहकर ब्लैक अपने काम के लिए निकल जाता है और रोवन वहीं खड़ा सिचुएशन को सोचता रहता है। उसे ब्लैक और यूनियन की लड़ाई की बहुत चिंता होती है। उसके दिमाग में इस बात की बहुत क्यूरोसिटी होती है। मैना एनर्जी के मास्टर्स जब आपस में टकराते हैं तो वो बैटल कैसा दिखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात रोन ये समझना चाहता है कि वो इस मैना पावर के मामले में किस लेवल पर है। वो सोचता है कि क्या वो ब्लैक के लेवल के आसपास भी है या नहीं। वो माना को इकट्ठा करने लगता है और बॉडी में फ्लो स्टार्ट करता है और बिना सोचे उसके हाथ में जो बुक होती है वो उसे 2 टुकड़े कर देता है। माना एनर्जी उसके हाथों की पावर को इतना बढ़ा देता है कि वो उस पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और उसे बुलाया जाता है। रोवन को समझ नहीं आता कि डेप्यूटी लेडी ने उसे किस लिए बुलाया है। वाइस डायरेक्टर उसे आसान भाषा में बताने की कोशिश करती है। वो बताती है कि रोवन सभी नोबल लेडीज का फेवरेट रीडर बन चुका है, अब तो वो बस उसी की आवाज सुनना चाहती है, चाहे वो अकेला ही क्यों ना रीड कर रहा हो। उन नोबल लेडीज ने वाइस डायरेक्टर को तंग करके रखा हुआ है। उसने उनकी इम्पॉसिबल डिमांड्स को पूरा करने की पूरी कोशिश की है,
और अब वो रोवन से ये बात पूछने से डर रही होती है कि क्या वो रोज रीड कर सकता है या नहीं। लेकिन रोवन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेप्यूटी के लिए वो ट्राई करने को रेडी है। अगले सीन में वाइस डायरेक्टर ऑफिशियली स्पेशल रीडर अनाउंस करती है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि रोवन की जगह थियो का नाम अनाउंस होता है। थियो भी दंग रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो गया। डेप्यूटी उसे बधाई देती है और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अपना सिलेक्शन होने के बाद भी थियो ये बात मानता है कि रोवन का सिलेक्शन होना चाहिए था। वो ब्लू बालों वाला लड़का कहता है कि रोवन की रीडिंग बहुत क्लासी और एलिगेंट है, वो जरूर किसी बड़े लेवल पर जाएगा। स्पेशल रीडर बनने के बाद थियो अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है। उसे जाते देख के रोवन थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था और अब वो भी चला गया। लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उसके बाद रोवन फिर से रीडिंग करता है और नोबल लेडीज को अपनी कमाल की वॉइस से इम्प्रेस करता है। उसके पास ना रोने का टाइम है ना इमोशनल होने का। अब वो अपने रीडर के रोल में बिजी होता है क्योंकि अब उसकी रूटीन काफी टफ हो चुकी है। डेप्यूटी उसे याद दिलाती है कि आज से वो मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों इवेंट्स में होगा, उसे अब डबल शिफ्ट में रीडिंग करनी होगी। डेप्यूटी उसे इतना प्रेशर देकर काफी दुखी होती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। रोवन इसे बर्डन नहीं समझता बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। उसे खुशी होती है कि लोग उसकी रीडिंग एंजॉय करते हैं। साथ ही उसे ये भी फील होता है कि हर रीडिंग सेशन के बाद वो ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तो वो चाहता है कि हर रीडिंग सेशन के बाद थोड़ा ब्रेक ले ताकि वो अपने इमोशंस काम कर सके। ये सुनकर डेप्यूटी भी कहती है कि वो सही कह रहा है और उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लेती है, लेकिन बस इतना कहती है कि वो बैकयार्ड के बाहर नहीं जा सकता। रोवन मान जाता है और कहता है कि उसे बस थोड़ा टाइम ही चाहिए। फिर वो गार्डन की तरफ देखता है। वहां देखकर रोवन खुद को एक पीसफुल माहौल में फील करता है। वो सोचता है कि माना सर्कुलेशन प्रैक्टिस करने का यही परफेक्ट टाइम है। वो माना को बॉडी के मेन पार्ट्स जैसे मसल्स, जॉइंट्स और बोनस में फोकस करके सर्कुलेट करता है। जैसे बुक में लिखा वो वैसे ट्राई करता है। उसी कंसंट्रेशन के बाद वो माना अपने पूरे बॉडी में फ्लो कर लेता है। इस सब के बाद आखिरी चीज होती है विल पावर, क्योंकि माना सिर्फ सोचने से मूव नहीं होता, इसके लिए इंसान के अंदर हिम्मत और लगन होनी चाहिए। रोवन की पूरी बॉडी माइना से ग्लो करने लगती है, बिल्कुल एक मैजिकल इफेक्ट जैसे ग्लो करती है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लेकिन एक इशू है, उसकी माइना कंसंट्रेशन अभी भी वीक लगती है। उसे समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम उसके बॉडी में है या उसकी स्किल ठीक नहीं। लेकिन अभी के लिए रोन जल्दबाजी नहीं करना चाहता। उसका मानना है कि पहले उसे अपनी वीकनेसेस को ढूंढ कर खत्म करना होगा। जब ब्लक उसे शेल्टर में लाया था तब वो खुद से चल भी नहीं सकता था। रोवन का मानना है कि यूनियन के लोग उसका पीछा करते करते थक गए होंगे। ये सोचकर उसे सुकून मिलता है और एक नई बात पता चलती है कि माना यूजर्स भी थक सकते हैं। रोवन अब ये समझना चाहता है कि बॉडी में स्टर्ड माना को कैसे यूज किया जा सकता है, और वो ये भी सोचता है कि क्या वो एक्सटर्नल माना को भी अपने लिए यूज कर सकता है या नहीं। उसे याद आता है कि उसने ऑलरेडी एक टेस्ट किया है जब उसने अपनी आवाज में माना डाल के उसे सुरीली और ऊंची आवाज में बोला था। इसका मतलब है कि वो माना को जिस तरह चाहे यूज कर सकता है, और अगर माना किसी और फॉर्म में हो तो वो उसे चेंज करके भी यूज कर सकता है। वन इसी बारे में और सोचता है और तभी एक शॉकिंग चीज देखता है। वो हवा में मौजूद माना को यूज करके एक पत्ता हवा में उड़ा सकता है। अगले सीन में वो हॉल में होते हैं और इस बार फिर से नया स्पेशल रीडर सेलेक्ट होता है और इस बार लिली को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे थियो के साथ हुआ था, लिली के लिए भी सब लोग तालियां बजाते हैं और उसे टेक केयर कहकर वहां से भेज दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों लिली रोन के सामने थोड़ा कंफ्यूज लगती है। रोवन भी उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। लड़की हल्की सी हिचकिचाहट के साथ रोवन से अपना प्यार कन्फेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। जब बाकी बच्चे ओपनली अपना कंफ्यूज होना शुरू करते हैं और गुस्से से कहते हैं कि रोवन सबसे बेस्ट है, तो उसे एक नहीं 2 बार स्किप कैसे कर दिया गया। अब तो सबको यकीन हो जाता है कि इस सब में डेप्यूटी का हाथ है। शायद इस कंपनी के लिए रोवन एक गोल्डन गस है जो उन्हें रोज एक सोने का अंडा देती है। इस सब हड़बड़ी में बेचारी लिली का कन्फेशन तो बिल्कुल ही गुम हो जाता है, और ये तो और भी अजीब हो जाता है जब रोवन उसे कैजुअली कहता है कि उसने क्या कहा और उसे दोबारा बोलने का कहता है क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया। लिली रोते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि उसका चांस मिस हो गया है। दूसरी तरफ रोवन वो तो एक अलग ही सोच में होता है। वो सोचता है कि स्पेशल रीडर्स को तो अच्छे घर मिल जाते हैं, अगर उसे भी चांस दिया जाता तो शायद वो एक नई दुनिया का एक्सपीरियंस कर पाता और बाहर जाने के बाद शायद माना को यूज करने का सीक्रेट भी और जल्दी समझ जाता। उसकी क्यूरियोसिटी अब और भी बढ़ रही होती है। अगले दिन ब्रेक टाइम के दौरान रोवन वही लेविटेशन टेक्निक दोबारा प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब उसे ये सब और इजी लगने लगा है। अचानक वो एक पर्पल कलर्ड माना स्ट्रिंग फील करता है और देखता है एक आदमी स्टेल्थ मोड में शेल्टर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये वही आदमी है जिसने पहले उसे शेल्टर में सबसे मिलवाया था। वो आदमी जोर से गिरता है और रोवन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। देख के उस आदमी का माना कम हो रहा होता है। फिर एक और आदमी काफी तेजी से वहां आ जाता है। उसका नाम ग्ली होता है। वो उस गिरे हुए आदमी की कंडीशन चेक करता है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि वो यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं।
रोवन ये सब सुन लेता है और तभी उसे चुपचाप अंदर आने का कहा जाता है और उसे ऑर्डर मिलता है कि उसने अभी जो कुछ देखा है वो उसे भूल जाए। रोवन एकदम हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। और उसे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि आफ्टरनून रीडिंग सेशन बिना किसी रीजन के कैंसिल कर दिया जाता है। सब बच्चों को तुरंत डोम्स में भेजने का ऑर्डर मिलता है। ऐसा पहली बार हो रहा है और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एमी का ध्यान सिर्फ रोवन पर होता है और वो उसे तैयारी करने का कहती है, क्योंकि इस बार रोवन ही स्पेशल रीडर बनने वाला है। इवेंट की तैयारियां शुरू हो जाती है और एक बार फिर रोवन थोड़ा उदास लगता है। उसके दिमाग में एमी की वो फीलिंग्स बातें आती हैं। पहले वो उससे प्यार से बात किया करती थी, लेकिन आज उसकी बातों में पहले वाला प्यार या ख्याल नहीं था। और फिर उसे वो 2 आदमी याद आते हैं जो उसने पहले देखे थे। वो सोचता है कि क्या आफ्टरनून सेशन कैंसिल होने से उनका कुछ लेना देना है या नहीं। रोवन अभी भी काफी कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एमी दिखती है। वो रोवन को स्पॉन्सर के पास ले जाने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है, लेकिन रोवन के दिल के किसी कोने में अजीब फीलिंग होती है। उसे लगता है कि इस शेल्टर में कुछ तो अजीब चल रहा है, कुछ ऐसा है जो सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रोवन को तैयार देखकर एमी एक मोमेंट के लिए स्टंट हो जाती है, जैसे उसकी आंखों के सामने लाइट फ्लैश हो गई हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस उसे साथ चलने का कह देती है। रास्ते में रोन पूछता है कि क्या कैरोलाइन उसे अडॉप्ट करने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये एंडिंग काफी अच्छी होती। पर उसे ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उसे अडॉप्ट करने वाली कोई औरत है। एमी फिर भी कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं। वो दोनों एक शो की तरफ जाते हैं जो एक रिलीफ शो होता है। जिस जगह पर वो जा रहे होते हैं उसे डेल्टा एनेक्स कहते हैं और वो जगह पहले वाले एरियाज से काफी ज्यादा डार्क और कपी होती है। रोवन ये बात मान लेता है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं लग रहे। उसे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन लोगों की मैना एनर्जी भी काफी अजीब फील होती है, लेकिन फिर भी वहां का एक वेलकमर रोवन को जल्दी से अंदर ले जाता है और कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए। वो आदमी चला जाता है और रोवन जाने से पहले आखिरी दफा एमी की तरफ देखता है। आज उसका चेहरा कुछ नया लग रहा होता है, कुछ अलग सा। जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो नोटिस करता है कि यहाँ कोई भी विंडोज नहीं है और जितना उसने सोचा था ये जगह उससे भी ज्यादा अजीब है। उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ काफी खतरा है, तो वो सावधान रहता है। फिर उसे वाइस डायरेक्टर की आवाज सुनाई देती है। वो एक अजीब सी जगह में एंटर करता है जिसका सेटअप किसी रिचुअल सैक्रिफाइस वाले डंजन जैसा लगता है। रोन को तुरंत चेयर पर बैठकर रीडिंग शुरू करने का बोला जाता है। उसका दिमाग कंफ्यूज होता है ये सोचकर कि क्या ये लोग यूनियन से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं और ये रिचुअल किस लिए हो रहा है। फिर वो उस बुक को देखता है जिसकी रीडिंग उसे करनी होती है, लेकिन रोवन के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान एक अजीब सी खाई पर जाता है जो नीचे की तरफ जा रही होती है। उसका दिमाग एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये तो माना का एक बड़ा सा पिट है और उसने ऐसा माना क्लस्टर पहले कभी नहीं देखा। रोवन को फिर से रीडिंग शुरू करने का कहा जाता है, तो वो पोइट्री स्टाइल में रीडिंग स्टार्ट करता है। वो उस बुक में लिखी पैसेज डार्क टेल बताता है जो इसी पिट के बारे में होता है। रोवन को पिट के अंदर डार्क माना फ्लो होती हुई क्लियरली फील हो रही होती है। वो पढ़ना कंटिन्यू करता है और फील करता है कि उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है और अजीब तरीके से ट्रिगर हो रहे हैं। उसकी रीडिंग भी डार्क होने लगती है। तब उसे समझ आता है ये सब क्या हो रहा है। वो पिट ही उसका असली और अकेला लिसनर होता है। जैसे जैसे वो पढ़ रहा होता है उसका माना पिट में जा रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो पिट उसका माना ड्रेन कर रहा हो। उसकी बॉडी हर वर्ड के साथ वीक होती जा रही है। वो सोचता है कि ये काफी डेंजरस है, पर अब अगर वो रुका तो मसला हो जाएगा। अगर उसने रीडिंग छोड़ी तो शेल्टर डेंजर में आ सकता है और यूनियन की फोर्सेज उन तक पहुंच जाएंगी। वो और ज्यादा फोकस करता है और इस दर्द को सह जाता है। अब उसका नया प्लान आसपास के माना को अब्सॉर्ब करना होता है ताकि वो उसे यूज करके अपनी बॉडी को रिफिल कर सके और उसके बाद व्हाइट कलर के माना स्ट्रिंग्स उसकी बॉडी से अलग होने लगते हैं। वो उसके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। रोवन अपने माना को कंट्रोल करने की टेक्निक आखिरकार सीख जाता है। अब रोवन रिलैक्स फील करता है और कहता है कि अब उसे रीडिंग करने में कोई मसला नहीं है। वो इस सेशन को लंबा करने का प्लान बनाता है और वैसे भी वो माना डिटेक्ट करके यूनियन मेंबर्स के आने का अंदाजा लगा सकता है। वो रीडिंग चालू रखता है। रोवन ने अब सेशन को काफी लेट कर दिया है। जिन लोगों ने ये सब प्लान किया था वो ये सब जल्दी फिनिश करना चाहते थे, लेकिन ये देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तक तो सेशन खत्म हो जाना चाहिए था। वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो डिसाइड करते हैं वो सब अंदर आके खुद देखेंगे। लेकिन रोवन उनके लिए पहले से ही रेडी होता है। उसे माना की वजह से पता लग जाता है कि वो लोग उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं और वो ये सोचता है क्या इतना टाइम काफी होगा। उसका फोकस तब टूट जाता है जब वो देखता है कि वो लोग जोर से अंदर घुस रहे हैं। उनमें से एक आदमी बिजली की तरह गरजता हुआ अंदर आता है, लेकिन रोन ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो लोग उसके पास नहीं बल्कि सीधा अंडरग्राउंड पिट की तरफ जा रहे होते हैं। रोवन के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इस डार्क पिट में क्या डाला जा रहा है। दूसरी तरफ हाउस कोई हाउस मास्टर को थप्पड़ मार रहा होता है। डेप्यूटी लेडी उसे पकड़ लेती है। रिचुअल चलाने वाला बंदा भी गुस्से में होता है।
उसे लगता है कि इन लोगों ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी रोवन कैजुअल अंदाज में और अपना ध्यान एक चीज पर लगा देता है। वो भटकी हुई आत्माओं पर फोकस करता है। तभी रोवन की दुनिया उसके सामने टूट जाती है जब वो देखता है कि इस रिचुअल को करने के लिए काफी लोगों की बलि दी गई थी। और तभी वो और शॉक्ड हो जाता है जब उसकी नजर पॉलिन पर पड़ती है। वो भी उन लोगों में होती है जिनकी बलि दी गई है। ये वही पॉलिन है, उसकी अपनी माँ जैसी पॉलिन। तभी वो पागल सा आदमी रोवन को पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ब्लैक फुल स्पीड में भागता हुआ वहां पहुंचता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो पूछता है कि सब डायरेक्टर्स को किसने मारा है। उसे पता चलता है कि डायरेक्टर्स भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी उन्हें एक अजीब सा फ्रूट मिला। रोवन को इसलिए यहाँ लाया गया था ताकि वो लोग एक और फ्रूट बना सकें, लेकिन सारा प्रोसेस एकदम से उल्टा पड़ गया और अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ब्लैक और गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पॉलिन की लाश से अपना ब्लेड निकाल लेता है। ये देखकर रोवन को एक पुरानी बात याद आती है जब वो ब्लैक से बात कर रहा था। ब्लैक उसके भाइयों जैसा था। उस टाइम रोन ने उससे पूछा था कि उसके पास उसकी तलवार क्यों नहीं है, तो जवाब में ब्लैक ने सिर्फ इतना बोला था कि उसका वेपन कहीं और यूज हो रहा है। और अब ये भयानक सच उसके सामने है, क्योंकि पॉलिन का किलर कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ही है। ये सीन देखकर रोवन को इतना गुस्सा आता है कि वो एक ऐसे अनस्टॉपेबल फोर्स में बदल देता है जिसे संभालना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अपनी इस फॉर्म में आते ही सबसे पहले वो उस रिचुअल वाले बंदे को तुरंत मार डालता है। तब तक ब्लैक तो अपना ब्लेड निकालने में बिजी होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। अगली चीज जो उसे दिखाई देती है वो होता है रोवन, जो एक इंटेंस डार्क ओरा से भरा हुआ होता है। ब्लैक ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि रोवन इतनी छोटी एज में इतना पावरफुल हो सकता है। लेकिन इससे पहले ब्लैक कुछ बोल भी पाता, रोवन एक तेज अटैक करके उसकी वाट लगा देता है। अब रोवन का ध्यान सिर्फ उन लोगों की तरफ होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो अपनी माँ जैसी पॉलिन के लिए रो रहा होता है, जो अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। वो अपना माना डेड ट्री के अंदर भर देता है और उसमें जंप कर देता है ताकि वो उस ट्री के अंदर के मेमोरीज एक्सपीरियंस कर सके। वो उन लोगों की मेमोरीज में और अंदर तक चला जाता है। रोवन देखता है कि उसके बचपन के हेल्पलेस बच्चे इधर उधर घूम घूम के रो रहे हैं और वहां सब लोग मरे हुए हैं। रोवन देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो रोवन का एक मैचर्ड वर्जन लगता है, बस थोड़ा बड़ा वाला। वो बिल्कुल उसी जैसे दिखता है, लगता है जैसे वो फ्यूचर में आ गया है। रोवन और ज्यादा मेमोरीज एक्सप्लोर करने ही वाला होता है, लेकिन सीक्वेंस टूट जाता है। उसे इस बात का अफसोस होता है और वो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि असल में हो क्या रहा था। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका वो पुराना माना जिसे वो कब का खो चुका था, अब उसे वापस मिल गया है। उसके दिमाग में पॉलिन की याद आती है जब उसने जाने से पहले रोवन को गले लगाया था और कुछ बातें कही थीं। पॉलिन ने कहा था कि उसका दिल जब तक खाली नहीं होता तब तक वो कभी अकेला नहीं होगा, और अगर रोवेन अपने प्यारे लोगों की मेमोरीज को संभाल के रखेगा तो वो कभी भी अकेला फील नहीं करेगा। इसलिए उसे अपने दिल के अंदर झांक कर उनका प्यार ढूंढना होगा। पॉलिन ने उसे समझाया था कि ये कोई चीज नहीं है जो दिखाई दे, बल्कि ये सिर्फ फील होती है। पॉलिन की आवाज उसके जहन में गूंजती है और वो उसे अपने दिल की आवाज सुनने का कह रही होती है। वो जानी पहचानी आवाज उसे समझाती है कि जो चीजें उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, रोवन को उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसे लगता हो कि मेमोरीज चली गई हैं या प्यार कम लगता हो। लेकिन असल में वो सब अभी भी उसके दिल में है और हमेशा रहेंगे। और जब उसका ये एक्सपीरियंस खत्म होता है तो वो होश में आता है और एकदम रियल जिंदगी वापस चलने लगती है। वो देखता है कि ब्लैक की तलवार उसके गले पर लगी हुई है। ब्लैक बताता है कि वो सिर्फ रोवन के होश में आने का वेट कर रहा था, वरना वो तो कब का सब खत्म कर चुका होता। लेकिन वो हमेशा जानता था कि ये लड़का काफी चालाक है। देखा जाए तो उसके सबऑर्डिनेट्स ने पूरा प्लान खराब कर दिया है, पर अब ब्लैक क्यूरियस है और उससे कुछ पूछना चाहता है। फिर ब्लैक रोवन से कहता है कि ये तो वो उसके साथ चले या फिर चुपचाप यहाँ मर जाए। रोवन उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ब्लैक बताता है कि अब वो किसी और फार्म पे जा रहे हैं जहाँ रोवन इस जैसे और ट्रीज का ध्यान रखेगा और वहाँ ब्लैक उसका मैनेजर बनेगा। इसका मतलब अब रोवन ऑफिशियली एक ग्रुप का पार्ट बनेगा जिसका नाम रेटल है। अब रेटल असल में क्या है? ये एक घटिया ग्रुप है जिसका लीडर इस दुनिया का फ्यूचर डार्क मैजिक को यूज करके बदलना चाहता है। ब्लैक उसका सिर्फ एक नौकर है। और तभी रोवेन, जिसके चेहरे पर अब इमोशन नहीं बचा, ब्लैक से एक क्वेश्चन करता है कि क्या ब्लैक ने ही ये ट्री बनाया है। तो ब्लैक कहता है कि उसके पास ट्री बनाने की पावर नहीं है, वो बस ऑब्जर्व करता है और बताता है कि ये सब तो सिर्फ हाई प्रीस्ट ही बना सकते हैं। लेकिन ब्लैक के पास ये सब बताने का टाइम नहीं है। अब उसे रोवन का जवाब चाहिए, वो ये सब करेगा या नहीं। तो रोवन आराम से उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। ब्लैक ये सुनकर खुश नहीं होता और अपना ब्लेड रोवन पर चला देता है। ये वही बंदा है जिसने रोवन को छोटा भाई बोला था और आज से छोटे भाई को मारते हुए उसे जरा भी मसला नहीं हो रहा। यहाँ तक कि उसने सच में रोन का सिर उड़ाने का प्लान बनाया होता है, लेकिन रोन ने अचानक ब्लेड रोक लिया। ये देखकर ब्लैक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रोवन ने उसका वेपन 2 उंगलियों से रोक लिया है। सिर्फ अपनी एक्सटर्नल माना कंट्रोल की वजह से उसने ये काम कर दिया। अब रोवन डायरेक्टली पूछता है कि क्या पॉलिन को ब्लैक ने ही मारा है।
है तो ब्लैक एक रूट स्माइल के साथ सोचता है और कहता है कि अगर वो हाँ कहे तो क्या रोवन उसका बदला लेगा। ये सुनकर रोन माना एनर्जी से उसकी तलवार को ही तोड़ देता है और कहता है कि कल तक वो जिंदा नहीं बचेगा। यह एक कूल जवाब है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात दुख भरी है। रोवन उस पर ऐसा पावरफुल अटैक करता है कि ब्लैक घुटनों पर आ जाता है। रोवन ने उसे पहले ही वार्न करते हुए उसे डज करने का कहा था, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ब्लैक खुद को बचा नहीं पाता। अब ब्लैक कुछ भी बोल नहीं पाता और रोवन बिना किसी इमोशन के उसकी लाइफ खत्म कर देता है। रोवन एक पत्थर दिल इंसान की तरह कहता है कि ऐसे लोगों को रिग्रेट करने का चांस भी नहीं मिलना चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि उनके साथ ऐसा गलत हुआ है, वो ये सब डिर्व करते हैं। आखिर ये सब उसी के किए हुए गंदे कामों का नतीजा था और अब से रोवन डिसाइड करता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो खुद लड़ेगा। ऐसी हीरो वाली लाइंस बोलते ही वो ब्लैक को बिल्कुल गोजो ट्रीटमेंट की तरह मारता है और एक किटक कैट की तरह टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन रोन की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे नीचे के लेवल्स में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि काफी लोग नीचे जा रहे हैं। तभी एक ग्रुप वहां आता है जिसका लीडर चिल्लाता है और उन्हें पूरा एरिया छान मारने का कहता है। ये आदमी यूनियन डिवीजन का वाइस कैप्टन ऑस्कर है। वो रोन के टैलेंट को नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वो टेलीकिनेटिक पावर यूज करता है। रोमन कंफ्यूज्ड हो जाता है तो ऑस्कर अपना क्वेश्चन चेंज करता है और पूछता है कि क्या उसने रेटल ग्रुप से ये मैजिक सीखा है। तो रोमन तुरंत डिनाई करता है और बताता है कि उसने कभी किसी ग्रुप से मैजिक नहीं सीखा, बल्कि उसने खुद से ही प्रैक्टिस करके सीखा है। वैसे सुनने में ये काफी अजीब लगता है कि एक 10 साल का बच्चा खुद से मैजिक कैसे सीख सकता है, लेकिन ऑस्कर को लगता है कि रोवन झूठ नहीं बोल रहा। वो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है और रोवन से उसके बारे में पूछता है। तभी रोवन ऑस्कर को बताता है कि उसे यूनियन के बारे में पता है। यूनियन में एक फेथ डिवीजन भी है और वो मेनली सोल्समैनशिप में एक्सपर्ट होते हैं। और वो ये बताता है कि ऑस्कर के बैट से लग रहा है कि वो एक एस रैंक ऑफिसर है। रोवन की ये सब नॉलेज देखकर ऑस्कर इंप्रेस हो जाता है। ऑस्कर सच में शॉक्ड होता है कि इतना छोटा बच्चा इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। वो उसे कहता है कि चलो बाहर जाके बात करते हैं और हाँ, और साथ में अपनी तलवार भी लाने का कहता है। रोवन अपनी पावर फ्लो करते हुए चैनल करता है और अपनी टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज यूज करता है, जिसे देखकर ऑस्कर लिटरली शॉक हो जाता है कि एक 10 साल का लड़का इतना स्किल्ड कैसे हो सकता है। तभी ऑस्कर का एक सबऑर्डिनेट आकर बताता है कि इस ट्री को शायद 2 साल पहले बनाया गया था और जो स्पेल यूज हुआ उसका नाम उडोन लग रहा है। लेकिन ऑस्कर कहता है कि अगर ये किसी हाई प्रीस्ट का काम होता तो स्पेल तोड़ते टाइम वो अपने माना का ट्रेस छोड़ता, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान अपना ट्रेस छुपा सकता है और वो है फादर सायन। रोवन ये सब सुनकर चुप रहता है। उसका सारा फोकस उन छोटे बच्चों पर होता है जो स्पेशल रीडर्स बने थे। असल में उन्हें बस बलि का बकरा बनाया गया था। थियो और लिली दोनों चले गए हैं और रोवन को ये सोचकर बहुत दुख होता है कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सका। वो ऑस्कर से पूछता है कि क्या उसने अपने मिशंस में ऐसे और भी ट्रीज देखे हैं। तो ऑस्कर बताता है कि यूनियन का फेथ डिवीजन अब और फार्म्स इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि रेटल ग्रुप का एंड किया जा सके। ऑस्कर उसे जवाब तो देता है, लेकिन रोवन के बारे में सोचता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़का सैड नहीं दिख रहा। रोवन अब भी अपना मिशन पूरा करने के लिए रेडी लगता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर जोश और घस्सा भरा हुआ है। रोवन ऑस्कर से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे फेथ डिवीजन के साथ इस मिशन पर ले जाए। ऑस्कर अंदर ही अंदर से सोचता है कि ये लड़का क्लियरली शॉक में है, लेकिन वो अपनी एबिलिटीज किसी एक्सपर्ट की तरह यूज कर सकता है। ऑस्कर फिर भी काम रहता है। अभी के लिए ऑस्कर कहता है कि पहले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर वो रोवन का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। फिर उसे उन्हें फॉलो करने का बोला जाता है और जब वो चलता है तभी उसकी नजर डेप्यूटी लेडी की लाश पर पड़े एक कॉइन पर गिरती है। रोवन वो कॉइन उठाता है और ऑस्कर के साथ निकल जाता है। उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिलर ऑफ फेथ में कोई खास डैमेज नहीं हुआ। इविल ऑर्गेनाइजेशन के 13 लोग मरे गए और 3 लोग शेल्टर साइड से मरे हैं। इस गिनहोने काम को करने में 2 लोगों का हाथ हो सकता है, जिसमें से एक है एमी। हाई प्रीस्ट्स और ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ने बस शुरू में रिचुअल साइट का सेटअप किया था, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो तबाह कैसे हुआ, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। जब रिपोर्ट कंप्लीट होती है, वाइस कैप्टन ऑस्कर रोवन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है। तो रोवन कहता है कि उसे लाइब्रेरी अच्छी लगती है और उसे वहां ही सुकून मिलता है। तो ऑस्कर उसे कहता है कि लाइब्रेरी चलते हैं और वहीं बात करते हैं। वो उसे आगे चलने का कहता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। उनकी डिस्कशन शुरू होती है और ऑस्कर बोलता है कि यहाँ लाइब्रेरी में भी माना कल्टीवेशन के बारे में कोई बुक नहीं मिलती। ये देखकर अब वो सच में सोच में पड़ जाता है कि रोवन ने मैजिक खुद से कैसे सीख लिया। रोवन का जवाब सिंपल होता है कि वो खुद ही माना के बारे में सब समझ गया था और यही उसके जीनियस होने का क्लियर साइन था। जीनियस लोग अपनी सीखने के स्टाइल को एक्सप्लेन नहीं कर पाते और रोवन भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। रोवन खुद को स्मार्ट कहता है, जो ऑनेस्टली काफी क्यूट लगता है। वाइस कैप्टन भी मानता है कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा और हो सकता है वाकई टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है रोवन अपनी पूरी स्टोरी बताए। ऑस्कर वो सब जानना चाहता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ। रोवन उसे सब बताना शुरू करता है। वो उस दिन से शुरू करता है जब वो पहली बार शेल्टर आया था।
उनकी ये बातें काफी देर तक चलती हैं और एंड में रोवन कहता है कि उसे लगता है कि पॉलिन ने किसी तरीके से अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर कर दी थी। वाइस कैप्टन फिर भी काफी कंफ्यूज होता है, उसे काफी सारी बातें अभी भी समझ नहीं आई। सबसे पहले एक लड़का जिसे मैना कल्टीवेशन की बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं मिली और उसने अकेले ही रेटल ग्रुप के 2 बंदे भी मार दिए, जिसमें एक तो ब्लैक था जो एक स्किल्ड सोर्ड्समैन था, और फिर उसने हाई प्रीस्ट का रिचुअल स्पेल भी तोड़ दिया जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और रोन बिना कोई स्पेल बोले टेलीकिनेसिस यूज कर रहा है और उसकी बॉडी ये सब करने से थक भी नहीं रही। रोवन लिटरली एक छुपा हुआ खजाना है जिसकी अभी तक किसी को सही से पहचान नहीं है। रोवन क्यूरियस होकर पूछता है कि ये ट्री आखिर था क्या और उसके स्पेल के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो ऑस्कर उसे इसके बारे में समझाता है। वो बताता है कि ये ट्री एक्चुअली एक रिचुअल डिवाइस है जो इंसानों की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करता है। वो ट्री ये सारी लाइफ एनर्जी को यूज करके एक फ्रूट बनाता है। बेसिकली ये एक नायाब मैजिकल फ्रूट होता है जो माना एनर्जी से भरा होता है। ऑस्कर रोवन को वो फ्रूट दिखाता है जो उसके माना से बना था। ये फ्रूट माना बूस्ट करने के लिए खाया जाता है और ब्लैक मार्केट में काफी महंगा बिकता है। रोवन पूछता है कि रीडिंग का इस सबसे क्या लेना देना था। ऑस्कर बताता है कि रिचुअल्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है और रीडिंग ट्री को तबाह होने से बचाता है और फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाता है। रोवन अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहता है कि जो कहानी वो रीड कर रहा था वो एक ट्री के बारे में थी और ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी इंसान को सुना रहा था। इसका मतलब है कि ट्री उस समय स्टेबल हो गया था। ये देखकर उसे अब समझ आता है कि ये सब ट्रीज भी कभी जिंदा लोग हुआ करते थे। ऑस्कर उसकी शार्प थिंकिंग से इम्प्रेस्ड होता है कि ये लड़का तो उसकी सोच से भी ज्यादा जीनियस है। लेकिन रोवन के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। अब वो पूछता है कि ये टेलीकिनेसिस क्या होता है, तो वाइस कैप्टन एक्सप्लेन करता है कि ये एक तरह का मैजिक है जिसमें बिना हाथ लगाए माना एनर्जी से चीजें मूव की जाती है। रोवन फिर वैसे ही ट्राई करता है और उसे रियलाइज होता है कि वो तो पहले से ही मैजिक कर रहा था और उसे पता भी नहीं था कि उसके पास खुद के इतने पावर्स हैं और उसे इनके बारे में ज्यादा इन्फो नहीं है। देखा जाए तो रोवन अभी टेलीकिनेसिस की फर्स्ट स्टेज पे है, लेकिन ऑस्कर को इम्प्रेस करने के लिए ये भी काफी है। जब उसे याद आता है रोवन फेथ डिवीजन ज्वाइन करना चाहता है तो वो उससे ज्वाइन करने की असल वजह पूछता है, क्योंकि रोवन ने अभी अभी अपने सबसे ट्रस्टेड लोगों से धोखा खाया है। तो वो पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी वो ऑस्कर के साथ क्यों आना चाहता है। असल में फेथ डिवीजन और यूनियन एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2 नाम है। रोवन खुल के कहता है कि वो फेथ डिवीजन पे पूरा ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी गट फीलिंग और ऑस्कर के माना से उसे फील होता है कि ऑस्कर अच्छा आदमी है। ऑस्कर एकदम हिल जाता है ये देखकर कि एक 10 साल का बच्चा उसे अच्छा और इनोसेंट बोल रहा है। उसे लगता है कि रोवन की ये सोच फ्यूचर में उसके लिए रिस्की हो सकती है। रोवन कहता है कि वो लोगों को काफी अच्छे से समझ सकता है, लेकिन ऑस्कर एक्सप्लेन करता है कि एक बच्चे को ऑफिशियली ग्रुप में लेना या प्लान्स में शामिल करना आसान नहीं है। तो रोवन तुरंत पूछता है कि क्या वो उनके सिलेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से कमजोर या इनएक्सपीरियंस है। तो वाइस कैप्टन उसकी बात कट करता है और कहता है कि जिंदगी में सिर्फ टैलेंट सब कुछ नहीं होता। उसके इस सख्त टोन से रोवन का मूड सैड हो जाता है और वो थोड़ा चुप सा हो जाता है। तो ऑस्कर उसे समझाता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी बाहर के बंदे को यूनियन का मेंबर बनाना मुश्किल होता है और अभी वो बहुत छोटा है। तभी रोवन चालाकी से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या एज ज्यादा मैटर करता है या किसी की काम करने की एबिलिटी। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन लिटरली हिल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे। ये तो सच है कि रोवन के पास एक जीनियस लेवल का टैलेंट है और इतनी छोटी सी उम्र में 2 बड़े आदमियों को हराना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है। ऑस्कर बताता है कि यूनियन में लोगों को उनकी एज के हिसाब से मेंबर बनाया जाता है, टैलेंट के हिसाब से नहीं। रोवन सीधा पूछता है कि क्या वो उसके ग्रुप के लिए एक इमैच्योर लड़का है। तो वाइस कैप्टन डिसाइड करता है कि वो उसका एक इंटरव्यू लेगा और सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि टेस्ट भी लेगा। ऑस्कर उससे पहला सवाल करता है कि उसने ईगर को क्यों मारा जब उसने रोन को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो रोवन स्मार्टली जवाब देता है कि ईगर ने हेडमास्टर और उसकी वाइफ दोनों को मार दिया था और उसे लग गया कि शायद वो अब रोवन को भी मार देगा। अगर वो रुकता तो शायद वो रोवन को भी मार देता। तो ऑस्कर कहता है कि फिर भी उसने 2 लोगों की जान ली है, हो सकता है उसने गुस्से की वजह से उन दोनों को मार दिया हो। तो रोन अग्री करता है कि इस काम में उसके इमोशंस इन्वॉल्व थे, लेकिन उसे इस बात से कोई मसला नहीं है। वो कहता है कि कभी कभी इमोशंस एक्शन को कंफ्यूज नहीं करते बल्कि क्लियर करते हैं और सही तरह से एक्शन लेने में हेल्प करते हैं। उसका कहना था कि जिन लोगों को उसने मारा वो ऑलरेडी इनोसेंट लोगों की जान ले चुके थे और रोवन के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जिनके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है उन्हें जिंदा रखना बेकार था, इसलिए उसने उनके साथ वही किया जो वो डिर्व करते थे। ऑस्कर फिर पूछता है कि रोवन को ऐसा लगता है कि उसे उन्हें मारने का हक था। तो रोवन कहता है कि उस समय उसके पास जस्टिस देने की पावर थी तो उसने दे दी, लेकिन वो रियलिटी से भागना नहीं चाहता। वो एक्सेप्ट करता है कि उसने किसी की जान ली है और वो इस बात को छुपाने के लिए कोई बहाना नहीं करना चाहता। ऑस्कर पूछता है कि क्या उन्हें मारना वाकई जरूरी था। तो रोवन कोल्ड आवाज में कहता है कि कभी कभी कुछ लोगों को मारना जरूरी होता है और ऑस्कर को चुप कराने के लिए वो कहता है कि यूनियन भी तो इसी काम के लिए बना था। एक पल के लिए ऑस्कर उसमें कुछ देख लेता है और वो मानता है कि यूनियन का मेन मिशन हमेशा से दुनिया में पीस बनाए रखना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां खुशियां हों।
और हर तरफ मुस्कुराहट हो और हर तरह की जनरेशन के लिए सेफ्टी, जस्टिस और पीस हो, चाहे ये कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। पर यूनियन इस मिशन को अचीव करने की कोशिश करता है। यही है यूनियन का असली मिशन। ऑस्कर दिल से एक्सेप्ट करता है कि रोवन के जवाब मैच्योर थे और उसे हैरानी होती है कि एक बच्चा इतनी गहरी बात कैसे कह सकता है। ऑस्कर उसे ग्रेव के बारे में बताता है। वो एक अल्टीमेट ईविल ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी किंगडम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। रटल सिर्फ ग्रेव का एक छोटा सा पार्ट है और यूनियन का फर्स्ट डिवीजन अब उनके ईविल फार्म्स को डिस्ट्रॉय करने में लगा है और हो सकता है रोवन की हेल्प से इस सबका बैलेंस शिफ्ट हो जाए। रोवन ऑस्कर के वर्ड से कंफ्यूज होता है तो ऑस्कर एक्सप्लेन करता है कि वो यूनियन जाएगा और वहां अपनी एबिलिटी को प्रूव करेगा, तब उसे यूनियन का मेंबर माना जाएगा। अभी के लिए ऑस्कर चाहता है रोवन खुद को प्रूव करे और यहीं पर उनका मीटिंग एंड होता है। बाहर ऑस्कर और उसकी टीम इकट्ठा होते हैं। ऑस्कर सबको अनाउंस करता है कि डंटन शेल्टर रेटल के शैतानी प्लान्स में उसके साथ था, लेकिन आखिरकार यूनियन ने फिर एक बार शैतान को हरा दिया। अब ये डंजन शेल्टर वापस नॉर्मली काम करेगा। उसके बाद ऑस्कर फर्स्ट डिवीजन को रेडी होने का सिग्नल देता है। फिर वो सिएना को बुलाता है जो उसकी सबऑर्डिनेट है और उसे कुछ खास इंस्ट्रक्शन देता है। रोवन की नजर सबसे पहले उसके ग्लोइंग ब्लू मैनर रिपल्स पर पड़ती है। ऑस्कर चाहता है कि ये लड़का सेफली यूनियन तक पहुंच जाए और ये ड्यूटी सियाना के पास होती है। सिएना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो पिलर ऑफ फेथ की रनर है। वो कहती है कि यूनियन तक जाने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, इसलिए रोन को जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लेना चाहिए। रोवन के पास साथ ले जाने के लिए कुछ खास नहीं होता, तो सियाना याद दिलाती है कि उसे दूसरा चांस नहीं मिलेगा और अगर उसे कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकता है। तो रोवन सीधा पूछता है कि सियाना असल में कौन है, तो सियाना उसे बताती है कि वो एक डार्क एल्फ है। रोवन एकदम से उसका ब्राइट ओरा देख के चौंक जाता है और कहता है कि उसे लगा डार्क एल्फ्स की ओरा डार्क होती है। रोवन की बात सुनकर लड़की थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन फिर भी स्माइल करती है। रोवन मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। दरअसल वो सिर्फ सिएना की मिस्टीरियस नेचर से क्यूरियस हो रहा था। सिएना जवाब देती है कि हो सकता है कि ये सब उसकी ब्लड लाइन या खानदानी असर की वजह से हो, मगर वो उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाती और बस चुप होकर अपने घोड़े पर सवार हो जाती है। ऑस्कर भी इस वक्त रोवन को वार्म गुड बाय कहकर चला जाता है। रोवन का नेचर बहुत अच्छा है और वो बहुत ही नरमी और इज्जत के साथ पूरी टीम को अपना ख्याल रखने का कहता है। ये सुनकर हर किसी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और इसी तरह उनका सफर शुरू होता है और वो यूनियन की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात का समय हो जाता है और रोवन और सियाना एक पुरसुकून जगह कैंप लगाकर आराम कर रहे होते हैं। सियाना उसे एक छोटा सा डैगर कवर देती है। वो रोवन के लिए एक गिफ्ट है जो उसने खुद बनाया होता है। रोवन को पहले से शक था कि सियाना कुछ प्रिपेयर कर रही थी और अब उसे समझ आ गया है कि वो उसी के लिए था। वो फॉर्मली शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसकी टोन कुछ ज्यादा ही ऑफिशियल होती है। सियाना थोड़ा सा नखरे से कहती है कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है और ये भी कह देती है कि उसे रोवन का उसे बड़ी बहन कहना भी अजीब लग रहा है। रोवन सोचता है कि फिर उसे क्या कहे। थोड़ी देर सोचकर वो डिसाइड करता है कि वो उसे सनबे बुलाएगा, क्योंकि आगे चलकर वो दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे। रोवन का ये हल्की सी स्माइल वाला अंदाज देखकर सियाना थोड़ा शर्माने लग जाती है और वो अपना रिएक्शन छुपाने के लिए मुंह मोड़ लेती है। कैंप में रोवन अपने टूटे हुए डैगर को माना की हेल्प से हवा में घुमाता है, जैसे टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस कर रहा हो। सियाना चुपचाप उसका फोकस और कंट्रोल देखती है और अंदर ही अंदर काफी इंप्रेस्ड हो जाती है। रोवन को वाइस कैप्टन का वो डायलॉग याद आता है जिसमें उसने इस एबिलिटी को टेलीकिनेटिक मैजिक कहा था। सियाना इस बात से एग्री करती है, लेकिन ये भी कहती है कि ये इस मैजिक टेक्निक का सिर्फ एक बेसिक सा नाम है। रोवन पूछता है कि अगर ये बेसिक है तो फिर असल में उसकी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, तो सियाना समझाती है कि रोवन बिना कुछ बोले और बिना किसी स्पेल के सीधा माना को कंट्रोल करता है और ये काफी रेयर एबिलिटी है। वो बताती है कि ऐसी डिवाइन पावर सिर्फ एंशिएंट एल्व्स के पास हुआ करती थी और उन लोगों के पास जो सब एल्फ रेसेस के असल एंसेस्टर्स थे और उनकी नस्ल से बाद में डार्क एल्व्स, लाइट एल्व्स और दूसरी रेसेस इवॉल्व हुई थी। सियाना उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि सिर्फ उनका कलर देखकर ही समझा जा सकता है कि रोवन के पेरेंट्स नॉर्मल इंसान नहीं थे। पेरेंट्स का लफ्ज सुनते ही रोवन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में एक उदासी छा जाती है। अगली सुबह रोवन और सियाना आखिरकार यूनियन के गेट्स के पास पहुंच जाते हैं। यूनियन का शहर फोर्ट्रेस जैसा लगता है, बहुत ज्यादा सिक्योर और स्ट्रेटेजिक, एक पुराने मेडिवल कासल की तरह। अंदर एंटर होते ही रोवन हर चीज ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। वहां के लोगों की मूवमेंट, बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर और सबसे इंपॉर्टेंट वहां के माना का फ्लो। सिएना उसे बताती है कि यूनियन 2 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक रेजिडेंशियल जोन जहां लोग रहते हैं और दूसरा कमर्शियल जोन जहां इंडस्ट्रीज और बाकी सब है। और हर रेस के लोग यहां आते हैं और यहां अपने रिसोर्सेज स्टॉक करते हैं और उन्हें एक्सचेंज भी करते हैं। यूनियन एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये जगह सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट की बैकबोन है, जहां दुनिया के सबसे स्ट्रांग लोग इकट्ठा होते हैं। इसलिए यूनियन को लोग कॉन्टिनेंट की सोड और बुक कहते हैं। यहाँ वॉरियर्स और मेजर्स मिलकर ग्रेव जैसे ईविल ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं।
रोन के लिए ये सब एक नई दुनिया जैसा है और हर नई बात उसे और ज्यादा एक्साइटेड करती है और आखिर में सियाना उसे उसका नया घर दिखाती है। वो उससे प्यार से बात करती है और रोवन के दिल में पहली बार ऐसा लगता है कि वो कहीं सच में बिलोंग करता है। जब वो और सियाना यूनियन के अंदर एंटर करते हैं तो रोवन थोड़ा आगे आगे चल रहा होता है। वहां उनका अच्छे से वेलकम होता है। एक आदमी उनका वेलकम करता है जिसका नाम लाजरस होता है। वो यूनियन के मैनेजमेंट ब्यूरो का डायरेक्टर है। लाजरस रोवन में खास इंटरेस्ट लेता है और कहता है कि वो लड़के से अकेले में बात करना चाहता है। दोनों एक चमकते हुए और बहुत ही ब्राइट रूम में जाकर बैठते हैं। रूम की रोशनी इतनी तेज होती है कि रोवन खुद सोचता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सियाना ने बताया था।